Assalamualaikum to all of you. Yes, sir, Hamza, you can start the class. Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, we most merciful. First of all, I'm very thankful to Mr. Sam for giving me this opportunity, and it's a great honor for me to be part of this session. I have to speak such in a valuable session. Thank you very much, Miss. Uh, Let me share my screen. Am I audible? अच्छा, मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एजेंडा है वो चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स जिनमें एल्गोरिथम फ्लोचार्ट सुडोकोड और ट्रायन, और चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स जिनमें वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं, एचटीएमएल सीएसएस और बेसिक जावास्क्रिप्ट। इन टॉपिक्स की आज हमें रिवीजन करनी है, और रिवीजन इस सेंस में करनी है कि हम कुछ एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग इनको कुछ सीखेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा, और आप में से जिसको भी उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, आपने उसका आंसर दे देना है, ठीक है, अपना माइक ऑन करके। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपको आंसर क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है, आपको कंफर्म नहीं कि ये आंसर ये है या नहीं, या आपको कोई गेस है, तो आपने ज़रूर बताना है। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि गलत बताने पे आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको बोलने के और कॉन्फिडेंस के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और उससे उसका फायदा ये होगा कि आपके माइंड में जो कोई डाउट होगा उसको हम क्लियर कर लेंगे, और उस पर एक डिस्कशन हो जाएगी। इन केस कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो आपने पहले डिस्कस नहीं किया होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, उसको कुछ सीख लें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, तो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, जिनके टॉपिक्स में एल्गोरिथम्स हैं, फ्लो चार्ट्स और सुडोकोड। ये मेन टॉपिक है हमारे पास, और इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने लिखे हैं, और इनको बारी बारी हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ स्टूडेंट वांट्स टू डेवलप अ स्कूल वेबसाइट अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग, व्हिच सीक्वेंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एक स्टूडेंट है जो एक वेबसाइट बनाना चाहता है, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुताबिक इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है। तो जी, आप में से कोई बता सकते हैं? एनी आइडिया और गेस? क्या है कि Sir, हमारे second. पास, ओके ओके, कुछ स्टूडेंट्स कहें कि बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। तो चेक कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई यूजर्स और कंसिडरिंग कंस्ट्रेंट्स, डिजाइन सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, वेरी नाइस। इस पे हमें कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है, या सबको इसका आंसर क्लियर है कि इसका आंसर बी क्यों है? ओके ओके, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने चैट के अंदर इसका आंसर बी लिखा है, इसका मतलब आप सबको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑप्शन बेस्ट कंबाइंस द कांसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन? जी, तो क्या आंसर हो सकता है इसका? Sir, second. ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की और प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन की। तो यानी आपने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, और उसको प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको कोई बता सकते हैं? चले मैं यहाँ पे इसको बता, जी जी जी, Sir, problem को समझना।
ठीक है, प्रॉब्लम को समझना यानी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग यानी प्रॉब्लम को समझना, एंड प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन ही प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका मतलब यही है कि आपने एक प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ फ्लो चार्ट कंटेन्स एन ओवल, अ रेक्टेंगल, अ डायमंड एंड अ पैरेललोग्राम विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स। आपने इनमें से बताना है कि कौन सा सीक्वेंस बेस्ट सीक्वेंस है। जी, कोई बता सकता है? सर सेकंड। सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, वेरी नाइस। सबसे पहले आपके पास ओवल, फिर पैरेललोग्राम, फिर डायमंड, देन रेक्टेंगल एंड देन पैरेललोग्राम। ओके। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि डायमंड को किस चीज के लिए यूज करते थे? डायमंड किस चीज को, फ्लो चार्ट में डायमंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई बता सकते हैं? डिसीजन के लिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब भी हम लोगों ने कंडीशन लिखनी होती है, ठीक है, और हमें डिसीजन लेना होता है यानी ट्रू या फॉल्स, यस और नो, तो फिर हम लोग डायमंड को यूज करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स। तो आपने यहाँ पे एक्चुअल में इनकी डेफिनेशंस कह सकते हैं या इनमें कंपैरिजन है, कोई डिफरेंस है, वो लिखा गया है। तो आप खुद पढ़ के इस बल्कि इसको एक दफा देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा आंसर बेस्ट है। मतलब आपने वो आंसर चूज करना है जिसमें फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों की बात हो रही हो। जी। ठीक है, हम सर इसके आंसर सी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आप में से कोई हैंड रेस करके बता सकते हैं किसने आंसर दिया? चलें जिस सर इकरा ने। ओके, ओके, ओके। मिस इकरा, क्या आप इससे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या मतलब है इसका? सूडो कोड और फ्लो चार्ट में अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है? ओके, और कोई और पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो उनका कंपैरिजन किस तरह से बनता है? ओके, हमारे पास। जी, जी। प्रोटोकॉल में सर हम लिखते हैं और तीसरे में हम टेबल वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी सबसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। फिर आपके सिस्टम में आवाज़ रिपीट होती है, फिर पता नहीं क्या वजह है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर प्रेस रिकॉर्ड में हम राइट करते हैं और जो सेकंड वाला है ना उसमें हम टेबल वगैरह ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, ठीक है। सूडो कोड एक्चुअल में आपने अपने जो आपका प्रोग्राम होता है या आपने जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन लिखना है, आपने उसमें प्रोग्राम नहीं लिखना होता बल्कि आपने उसे प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, आपने उसे लिखना होता है। यानी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में, आपने एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में प्लेन लैंग्वेज वो आपने उसको ना राइट करना होता है अपने सोल्यूशन को। इसे हम लोग सूडो कोड कहते हैं। यानी इसमें आपने रूल्स का और सिंटैक्स का ख्याल नहीं रखना जरूरी नहीं होता। ठीक है। और जबकि फ्लो चार्ट की जो बात करते हैं तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को किन स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी किन स्टेप्स में आपने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया। यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपने उसे उसकी जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक जो डायग्राम बनाई होती है, उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, ओके।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द सुडोकोड फॉर चेकिंग इवन ऑड नंबर्स, विच कंसेप्ट डिटरमाइंस द रिजल्ट। तो कोई बता सकता है कि अगर हम लोगों ने इवन या ओड का अगर हमने एक सोल्यूशन डिजाइन करना हो, एक हम लोगों ने प्रोग्राम बनाना हो, सूडो कोड लिखना हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इनमें से यूज करना पड़ेगा इन चार में से? जल्दी जल्दी आंसर करते जाए, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। सर मॉड्यूल ऑपरेटर। ओके ओके, वेरी गुड। मॉड्यूल ऑपरेटर। तो किस तरह से मॉड्यूल ऑपरेटर यूज किया जा सकता है? आप मुझसे कोई इसकी लॉजिक लिखवाना चाहेगा या लिखवा सकता है कि कुछ किस तरह की इसके लिए लॉजिक बनेगी? सर जैसे हम फोर का जो रिमाइंडर बचता है हम बोलते हैं, हम फोर को डिवाइड करते हैं टू के साथ। ठीक है। अगर हमने टू फोर क्या, टू फोर ज़्यादा तो फोर ही होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचता है। ओके ओके ओके, यानी अगर फॉर एग्जांपल रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाएगा, फॉर एग्जांपल सपोज अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये फिर कौन सा नंबर होगा? मॉड्यूल ऑपरेटर। ओके, ठीक है। इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से बनेगी कि जो आपका गिवन नंबर है आपको उसका मॉडुलस देना पड़ेगा टू के साथ। ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अगर तो इसका आंसर जीरो हो जाता है, यानी अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, एक्चुअल में ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कराता है। अगर तो टू से डिवाइड करने के बाद आंसर जीरो आ जाता है, तो देन आपकी जो आउटपुट होगी वो इवन नंबर होगी, कि ये जो नंबर है ये इवन है, ये नंबर जो आपने इनपुट में लिया था ये इवन है। ठीक है। और अदरवाइज अगर आपके पास टू से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर या आंसर या रिजल्ट वन आ जाता है, तो वो जो है वो आउट सॉरी ऑड नंबर है। ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी लॉजिक बनेगी। ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, why does the prime number pseudocode check visibility only up to अंडर रूट नंबर? तो इसका कोई आंसर बताना चाहेगा? सर बी वाला। ओके, कैसे इसका आंसर दिया है? आप इसको कोई डिटेल बताना चाहेंगे? ओके, चैट में भी काफी सब पार्टिसिपेंट्स इसका आंसर बता रहे हैं अभी। मिस सना एंड हरम, राबिया एंड सैनब। ठीक है, आप में से कोई इसकी डिटेल बताना चाहेगा कि आपने किस बेस पे इसका आंसर भी बताया है? ओके, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी हमने पीछे देखा कि फॉर एग्जाम्पल आप यूजर से आपने एक नंबर लिया, ठीक है, और आपने चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, आपने ये बताना है। तो अगर तो आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे, कहाँ तक डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए। अगर तो रिमाइंडर जीरो आ जाए यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका जो नंबर है ये कंपोजिट है। अदरवाइज आपका जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। ठीक है। यानी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता इस तरह से, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं आता इस सेंस में। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने इस नंबर को कहाँ तक डिवाइड करना है, तो वो कहता है कि आपने इस नंबर को अंडर रूट एन तक डिवाइड करना है। तो इसकी वजह बतानी है कि अंडर रूट एन तक क्यों डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 49, अगर मैं लिख कहता हूँ एन इज इक्वल टू 49, ठीक है, सपोज कर लें कि हमारे पास एन जो है वो 49। ठीक है। तो अब इस नंबर को मुझे कहाँ तक डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इस तरह से लिखना पड़ेगा 49 उसका मॉडुलस 7
इज इक्वल टू 0, यानी ये मैं ऐसे यहां तक ही चेक कर सकता हूँ, इससे ज्यादा। क्वेश्चन ये था कि सॉरी, क्वेश्चन ये था कि अंडर रूट एन से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आप क्यों नहीं लिख सकते, यानी यहाँ पे अंडर रूट एन अगर मैं लेता हूँ तो 7 आता है, उससे बड़ी वैल्यू 8 9 10 क्यों नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो उसका आंसर ये हो सकता है कि अगर हम लोग 49 के मल्टीपल्स भी देखेंगे तो वो मैक्सिमम 7 तक ही बनेंगे। मतलब 49 के मल्टीपल्स किस तरह बन सकते हैं, 1 7, ये 49 के मल्टीपल्स है। तो आंसर ये बनता है कि जब भी आपने किसी नंबर n के, अगर आपने उसके मल्टीपल्स फाइंड करने हो, तो वो मैक्सिमम जो उसका मल्टीपल होता है वो अंडर रूट एन होता है। ठीक है, तभी तो हम अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन करते हैं, और आपके पास जो आंसर है वो एन आता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे अंडर रूट एन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन अगर आप लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर की, अगर आप थ्योरी और उसकी लॉजिक को, इसके बैक एंड पे वर्किंग को समझते हैं, तब ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। फिर भी अगर आप में से किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट में बताएं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। वो कहता है हमने मैक्सिमम अंडर रूट एन तक क्यों गए थे। तो जैसे आप सबने इसका आंसर बताया कि बी इसका आंसर है, बिकॉज फैक्टर लार्जर देन अंडर नंबर मस्ट पेयर विद स्मॉलर फैक्टर्स ऑलरेडी चेक्ड। वो कहते हैं कि इससे बड़ा जो है वो कोई मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यानी इससे जितने भी छोटे फैक्टर्स होते हैं वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे, और बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हम लोग अंडर रूट एन तक हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। which computational thinking principle is most involved when dividing website development into layout design, content creation and coding? So कोई आंसर इसका करना चाहेगा? अच्छा, अगर बात की जाती है ना, आपका एक प्रोसेस जिसका नाम कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, तो इसमें 3 बेसिक हमारे पास स्टेप्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी आपने प्रॉब्लम को समझना है, पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ तो लिया, अब आपने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। और तीसरा जो लास्ट स्टेप होता है सोल्यूशन सिलेक्शन, यानी सिलेक्ट अ सोल्यूशन। कि अब आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं बेसिक। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है, आपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे किया, आपने उसको डिवाइड कैसे किया। तो यही पूछा गया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा आपसे घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन बेसिक वही था कि इंपॉर्टेंट और प्रिंसिपल कौन सा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था। लेकिन आपसे सादिक सिनेरियो पूछ लिया गया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। वो हमारा नेट चला गया था इसलिए हम आंसर नहीं कर पाए। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आप तक मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके ओके। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेप बताना है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया वो क्वेश्चन, कुछ इस तरह से पूछा गया, साथ एक सिनेरियो ऐड कर दिया गया वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो बेसिक क्वेश्चन तो वही रहा ना, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो वो प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच पेयर रिप्रेजेंट्स बोथ एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लोचार्ट सिंबल कॉन्सेप्ट। तो आप में से कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? तो अगर हम लोग बात करते हैं एक एल्गोरिथम की और फ्लो चार्ट की, तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी स्टेप्स जिनको आपने सॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से एक स्टेप है। ठीक है, स्टेप्स की एक इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें आपने अगर एक घर बनाना है, तो उसको घर बनाने के कौन से स्टेप्स होंगे, अब वो एक सिविल इंजीनियर को पता है। ठीक है, सबसे पहले आप उसका नक्शा तैयार करवाएंगे, फिर उसको गवर्नमेंट से पास करवाएंगे, जो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर आप बेस जमीन से शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं ईंटें लगाएंगे, और फिर छत तक जाएंगे, फिर उसमें
आप इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ आते हैं, पेंट करवाते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो एल्गोरिथम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले स्टेप 8 कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 1 कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, आपने स्टेप 1 से मूव करना होता है और लास्ट स्टेप तक जाना होता है। मतलब इसकी एक तरतीब होती है, एक इसका एक फ्लो होता है, उसको आपने खराब नहीं करना होता। ये था एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट क्या होता है ये आप सबको पता है, कोई बता सकता है फ्लो चार्ट क्या होता है? सर फ्लो चार्ट में हम डायग्राम। बिल्कुल ठीक है। सॉरी। बिल्कुल ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेसिपी इज जस्ट लाइक द एल्गोरिथम, ठीक है। रेसिपी भी क्या होती है, वो स्टेप्स होते हैं जिनको आपने सोल्व करना होता है, वो प्रोसीजर होता है। और फ्लो चार्ट में यहाँ पे मतलब हम इस तरह से उसकी एग्जांपल ले सकते हैं एज अ रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल जो फ्लो चार्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट शेप्स होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पैरेललोग्राम की बात करते हैं, रेक्टेंगल की करते हैं, ओवल की करते हैं, डायमंड की करते हैं, ये शेप्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ही बेस्ट है। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, कंपाइलर, हार्डवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट नहीं करे। हाँ, इनके जो बी पार्ट है, डायमंड, एरो, ओवल, ये फ्लो चार्ट को तो रिप्रेजेंट करे हैं, लेकिन जो ए पार्ट है ना, ये एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट नहीं करा। और हमारी जो यहाँ पे कंडीशन है वो हमने दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेना था, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फ्लोचार्ट विच सिंबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स तो वो कौन सा सिंबल होता है जो हमें डायरेक्शन दे रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ब्रांच दे रहा होता है? कोई बता सकते हैं? सर एरो। ओके, एरो। विच एक्टिविटी हेल्प्स डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन? कोई बता सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये आपकी मिस्टेक है, इसे हम नेक्स्ट बार रिपीट कर लेते हैं। इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फ्लो चार्ट, अगर एक डायग्राम देखते हैं, सपोज करें कि ये फ्लो चार्ट है, तो आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे ब्रांच कहाँ से बन रही है? एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना, डायमंड, यहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है। एक ये ब्रांच बन रही है यहाँ पे, और एक ये ब्रांच बन रही है, टू ब्रांचेस में, यानी टू पार्ट्स में हम इसे अपने क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल इसका जो आंसर है वो डायमंड है, ठीक है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। विच एक्टिविटी हेल्प्स डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन? तो इसका आंसर को देना चाहेगा कि एरर्स को जब हम लोग डिटेक्ट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं? ड्राई ड्राई रन। ओके, वेरी गुड, ड्राई रन। तो ड्राई रन होता क्या है वैसे, कोई बता सकते हैं? बेसिकली ड्राई रन भी एक फ्लो चार्ट ही होता है जिसमें हम फ्लो चार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और वर्क करता है। कंप्यूटर के बगैर वो वर्क करता है और हमारी प्रॉब्लम को समझता है और उसके लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करके कंट्रोल करता है। वेरी गुड, मिस सक्सेना ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि ये भी एक फ्लो चार्ट ही होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। बगैर कंप्यूटर के, यानी बगैर एग्जीक्यूट के हम उसको सोल्व कर रहे होते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं और उसकी आउटपुट डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ट्राई रन कहते हैं। एक्चुअल में ये एक मैनुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, मोस्टली मैनुअल प्रोसेस होता है, यानी हम मैनुअली अपने सॉल्यूशन को रन कर रहे होते हैं, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, a student uses pseudocode because team members know different programming languages, which advantage of pseudocode is being utilized। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिफरेंट एक टीम है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 5 मेंबर्स हैं, और जो जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन सबकी जो ग्रुप है, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। उनको कोई एक सबको एक जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको एज अ होल टीम नहीं आती। तो अब वो सूडो कोड यूज करेंगे, जाहिर है, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जो हम अपना कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सूडो कोड लिखने का एक्चुअल में फायदा क्या हुआ है, कोई बता सकते हैं? ताकि बाद में हमें याद रहे। आप रिपीट करें प्लीज अपना आंसर, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। यहाँ पे जो आंसर होगा वो कम्युनिकेशन है। एक्चुअल में मैंने इसका आंसर पहले दे ही दिया था कि उनकी कम्युनिकेशन ही इम्प्रूव हुई है, ठीक है। क्योंकि वो पहले ये था कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक लैंग्वेज के ऊपर वो लोग इकट्ठे नहीं थे हो रहे, लेकिन जैसे उन्होंने सूडो कोड का जो सोल्यूशन है उसको जैसे उन्होंने लिया, यानी वो एक सूडो कोड की तरफ जब सब लोग मूव करके, तब उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई, ठीक है। वो यानी एक दूसरे के लिखे हुए कोड को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिए हैं। पहले क्या था कि उनकी एक्सपर्टीज डिफरेंट थी, तो वो कोई भी पार्टिसिपेंट दूसरे का लिखा कोड उससे अंडरस्टैंड नहीं था कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं था कर सकता, उससे मेंटेन नहीं था कर सकता, उससे अपडेट नहीं था कर सकता। ये रीजन थी, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, विच सिनेरियो डिमोन्स्ट्रेट्स बोथ एन एल्गोरिथम एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे दो बातें हो रही है, एक एल्गोरिथम की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। सो डिसीजन मेकिंग की याद रखिएगा जब भी बात आएगी, तो यहाँ पे वो डायमंड वाला प्रोसेस है, यानी कुछ इस तरह का पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जब हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, यानी आपका आंसर यस और नो की फॉर्म में आएगा। यानी जब भी डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, यानी दो ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसका आंसर अगर हम लोग बात करते हैं, सी आंसर है फ्लो चार्ट लॉगिन सिस्टम चेक क्रेडेंशियल्स। इसकी रीजन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग रीडिंग का बुक की बात करते हैं तो इसमें कोई भी ऐसी कोई ब्रांच नहीं बन रही, यस और नो वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर प्लांटिंग का ट्री अकॉर्डिंग टू फिक्स स्टेप्स, तो इसमें भी कोई हमारे पास जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हमें डिसीजन लेना नहीं पड़ा। लेकिन सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बात हो रही है लॉगिन सिस्टम की। लॉगिन सिस्टम्स में दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। आपका यूजर जो है, या तो वो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है, या आपका यूजर नेम और पासवर्ड, अगर तो वो करेक्ट पुट करेगा, करेक्ट इनपुट देगा, यस, अदरवाइज नो, तो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा एल्गोरिथम वर्ड यूज किया गया था, तो इस वजह से इसका यहाँ पे उन्होंने फ्लो चार्ट यूज किया। फ्लो चार्ट लॉगिन सिस्टम चेक क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो अगर हम इस सारे लॉगिन सिस्टम का अगर हम लोग एक एल्गोरिथम बनाएंगे, अगर इसके स्टेप्स राइट कर देंगे, तो वो एल्गोरिथम हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है, यस और नो की फॉर्म में। तो इस वजह से यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, तो आप में से जिसको भी आंसर आता हो वो फौरन माइक ऑन करके बता दे, या फौरन चैट पे लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a process uses excessive memory but runs quickly, which complexity measure identify this issue, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें कि आपका एक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है, और जब हम उससे रन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेमोरी जो है ना वो होल्ड करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, तो विच कम्प्लेक्सिटी मेजर आइडेंटिफाई दिस इशू, वो कहते हैं ये किस मेमोरी से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया है। जब भी याद रखिएगा मेमोरी की बात होती है तो वहां पे स्पेस की बात होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जब भी हम लोग एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी फाइंड कर रहे होते हैं, एफिशिएंसी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मेमोरी की बात की जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग साथ साथ चैट में आंसर दे रहे हैं, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सिस्टम फ्यूअर स्टेप्स मींस अ फास्टर एल्गोरिथम रिलेटेड डायरेक्टली टू, वो कहते हैं अगर तो आपका एक एल्गोरिथम है, सपोज कर लेंगे 3 लाइनों का एल्गोरिथम है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स 3 है, यानी कम स्टेप्स है, नंबर ऑफ लाइंस कम है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया। और एक ऐसा एल्गोरिथम जिसमें फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें 100 लाइंस है, तो इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम भी ज्यादा चाहिए। तो अब ये किस कॉम्प्लेक्सिटी से बिलोंग करता है, कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन में मैं आंसर दे चुका हूँ। सर रिपीट कर दें।
ओके। एक कॉन्सेप्ट इस तरह से है। सपोज कर लें कि एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिथम है, एक सॉल्यूशन है जिसमें जस्ट 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जस्ट 3 है। इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, मतलब एक और प्रोग्राम है, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 100 है, यानी 100 स्टेप्स है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि किसको एग्जीक्यूट होने में टाइम ज्यादा चाहिए। जाहिर है आप कहेंगे टाइम जिसमें, कॉम्प्लेक्सिटी। ओके बिल्कुल ठीक है, जिसमें 100 लाइंस है, जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, जिसके स्टेप्स ज्यादा है। और किसको कम लगेगा, किसको एग्जीक्यूट होने में टाइम कम चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किस यहाँ पे ये जो हमारा ये जो आंसर है, ये किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ये आपने बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, टाइम की बात हो रही है, कि यानी पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड डिपेंड करता है डायरेक्टली तौर पे टाइम के साथ। अगर तो नंबर ऑफ लाइंस यानी स्टेप्स कम होंगे तो टाइम कम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। अगर स्टेप्स ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 100 स्टेप्स है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बता सकते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तौर पे टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच सीक्वेंस करेक्टली फॉलो एल्गोरिथम डिजाइन प्रिंसिपल। तो आपने यहाँ पे, आप जल्दी से इसका कोई आंसर करते हैं, हम पहले इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। सर सी। ओके, सी आंसर बेस्ट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने फ्लो चार्ट का हमें कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इनके नेम्स, जिन साइंटिस्ट ने हमें फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। विच फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज बोथ एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस। याद रखिएगा, आप फ्लो चार्ट जब क्रिएट करते हैं, स्टार्ट पे भी एक आप सिंबल यूज करते हैं और लास्ट पे भी सेम वैसे सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज ओवल। फॉर द स्टार्ट। ओके वेरी गुड, एंड दिस इज फॉर द एंड, एंड योर बेस्ट ऑप्शन इज ओवल सी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द आउटपुट ऑफ चेक इवन और 37। तो ये तो, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो इवन या ओड को चेक करे, और अगर आप उसमें पैरामीटर, ये बस बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये एक फंक्शन है और जिसे हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, यानी आप जो भी डाटा लिखते हैं इसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है, या के कॉन्सेप्ट शायद यूज हो, यानी वो डाटा जिसके ऊपर आप ये फंक्शन अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, 37 है। पैरामीटर भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे आर्गुमेंट है, तो यानी वो डाटा जिस पे आप फंक्शन अप्लाई करें, यानी एक्चुअल में आपने बताना है कि 37 के ऊपर अगर मैं ये फंक्शन अप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? ऑड। ऑड आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन ऐड करने का मकसद आपके मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट देखना नहीं था, बल्कि आपको ये फंक्शन और आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाना था। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बाय ड्राई रन। ड्राई रन के मुतालिक यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपने कुछ से कोई बता सकते हैं? सी। बिल्कुल ठीक है, सी, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली बात यहाँ पे की जा रही है कि ड्राई रन में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं मैनुअली। 20, विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एरोस इन अ फ्लो चार्ट। तो एरोस को किस लिए यूज करते हैं? शो सीक्वेंस एंड डायरेक्शन। वेरी गुड, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, विच ऑप्शन कंबाइंस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड